भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी रैगिंग की विकृति जो शिक्षा संस्थान में फैलती है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि रैगिंग के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य नियम बनाया था और उसके बाद अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में यूजीसी के मसौदा अधिनियम को लागू करने का आदेश दिया। अब रैगिंग क्या है आप समझें। रैगिंग है किसी भी शिक्षा संस्थान में सीनियर्स विद्यार्थियों के द्वारा जूनियर्स के साथ जो बदतमीजी की जाती है, जो दुर्व्यवहार किया जाता है, इसको रैगिंग कहते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि इसके परिणाम स्वरूप कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या तक कर ली है। अब इस रैगिंग जो हमारी विकृति का परिचायक है, हमारी संस्कृति में शिक्षा संस्थानों में कैसे संबंध होते थे और मेरे जीवन का क्या अनुभव है, यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शिक्षा संस्थान का मुख्य उद्देश्य होता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। यदि विद्या विनय को दे रही है तो थोड़ा सोचो हमारे शिक्षा संस्थान में रैगिंग की विकृति कहां से आई। इस मानसिकता का प्रदूषण कैसे फैला, यह बहुत विचार की बात है। इस प्रश्न पर मैं इसलिए आपके साथ विचार विमर्श राजी हुआ क्योंकि कल ही मुझे एक दुखद खबर मिली कि मेरे एक सीनियर श्री लीलानंद झा जी का देहावसान हो गया। तब मुझे यह याद आया कि हमारे सीनियर्स कैसे थे और आज के सीनियर्स के बारे में कई शिक्षा संस्थानों से यह शिकायत आ रही है कि सारे नियम बना दिए गए। हमारे कॉलेज में भी रैगिंग के लिए अथवा यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। निराली, आप इस बात को ध्यान से समझो, यह आप सभी के बहुत काम का है। कोई भी किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उस शिकायत को लेकर करके प्राचार्य के पास जा सकते हैं और वह कमेटी इस संबंध में अपना काम करेगा। अब विचार का विषय यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा की परिभाषा ही यह दी गई थी, यो अभिमानम कार्यति सा अविद्या। जो अभिमान को बढ़ाती है वह अविद्या है। यया अभिमानो निवर्तते सा विद्या। जिसके द्वारा अभिमान नष्ट होता है उसको हम कहते हैं विद्या। अब विद्यालयों या महाविद्यालयों में रैगिंग प्रचलित क्यों हुआ, हम थोड़ा सोचें। ऐसा हुआ कि नए विद्यार्थी घर छोड़कर के आते हैं और वे बहुत ही सशंकित रहते हैं। उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए, उनको थोड़ा ओपन करने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने के लिए यह रैगिंग नामक बीमारी शुरू हुई। लेकिन इसके स्वरूप दिनों पर दिन कटुतर होते रहे। 3 इडियट फिल्म आपने यदि देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि सीनियर्स के कहने पर एक विद्यार्थी को यूरिन करने के लिए कहा जाता है और वो भी करंट वाले तार पर। ये तो सीधे मौत आमंत्रण है। दूसरी तरफ
इस प्रकार के माहौल को रोकने के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, नियम दिनों पर दिन सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खास करके मेडिकल संस्थानों में, इंजीनियरिंग के संस्थानों में या अन्य कुछ संस्थानों में रैगिंग पूरी तरह से रोक नहीं, उस पर रोक नहीं लग पाएगा। उपाय क्या है? उपाय है कि यदि समाज में कोई विकृति पैदा हो जाए तो उस समय में अपनी प्रकृति को समझने की जरूरत है और हमारे संस्कृति के अच्छे उदाहरणों को प्रसारित करने की जरूरत है। मनुष्य की प्रकृति को निर्धारित शिक्षा करती है। संस्कृत का यह श्लोक है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार के अति निद्राम अति सेवे च विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत्। क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, इसको छोड़ने की बात की गई है विद्यार्थियों के द्वारा। तब हमें याद आता है कि मैं जब बीए का विद्यार्थी था और उस समय में 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद मुझ पर प्रतिबंध लग गया, तो पढ़ाई की तरफ भागना मेरी मजबूरी थी और एमए में मैंने संस्कृत विषय ले लिया। संस्कृत में मेरी कोई विशेष गति नहीं थी और संस्कृत की एमए की किताबें इतनी कठिन थी, इतनी मोटी थी कि मैं घबरा जाता। उस समय मेरी मुलाकात कुछ ऐसे हमारे सीनियर्स से हुई जो कि पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उनका मैं आदर के साथ नाम लेना चाहूंगा। श्री ध्रुवधान ठाकुर, जो अभी यूपी के डीजी में से हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर नीलानंद झा, उन्हीं में से डॉक्टर रमेश झा, उन सबको मैं क्यों आदर के साथ याद करता हूं? ये मेरे सीनियर्स थे, लेकिन इनके संपर्क में आया तो इन्होंने बड़े प्रेम से मेरे को संस्कृत विषय में गति कराया। मैंने हमेशा उत्सुकता बस उनके जीवन के बारे में यह जानना चाहा। स्वयं मेरे घर में बहुत अभाव था, पैसे की कमी थी, लेकिन उन लोगों ने कि घर में तो और दिया हुआ। हम सभी के घर में पैसों का अभाव है और इस अभाव में हम कैसे आगे बढ़े, यह उदाहरण हमें बहुत कुछ सीखने में मदद कर सकता है। वे सारे अपने घर से आए हुए कम से कम पैसे से पटना जैसे शहर में रह रहे थे। एक छोटा सा रूम उन्होंने सबसे कहा जाए तो एक प्रकार से स्वच्छता की दृष्टि से गंदे मोहल्ले में रूम लिया ताकि सस्ता मिल जाए। रूम सस्ता मिल गया। एक रूम में 4 लोग रहते थे। उस छोटे से रूम में भी कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर रुख करके पढ़ रहा है और मैं उनके पास पहुंच जाता था तो वे किसी भी विषय में बहुत प्रेम से मुझे समझाते थे। मेरी आदत थी कि किसी भी विषय पर मैं बहुत सारे प्रश्न उठाया करता था और उन प्रश्नों को उठाने पर दूसरा कोई हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन वे लोग बहुत खुश होते थे। प्रिय विद्यार्थी, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप यदि कुछ भी पढ़ते हैं और उस पर प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों का समाधान 2 ही व्यक्ति कर सकता है, या तो आपके शिक्षक या सीनियर। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले कि उनके साथ मैं काफी समय तक अध्ययन अध्यापन कर सकता था और मैं टहलते हुए भी, बाजार जाते हुए भी मेरे शंकाओं का समाधान किया करते थे। उन सबकी कृपा से मेरा नेट जीआरएफ में संस्कृत में हो गया। फिर मेरे जीवन की गाड़ी शुरू हुई। निराली, बीए के बाद तुम्हें एमए करना पड़ेगा और एमए में
के बाद नेट करना पड़ेगा, तब कॉलेज के दरवाजे खुलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ भी हमारे भी महाविद्यालय में सीनियर को चाहिए कि वे जूनियर्स के साथ सहयोग करें, सद्भाव रखें। रैगिंग पर प्रतिबंध या लगाम अचानक नहीं लग सकता, उसके लिए नियम पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आचरण में और चिंतन में परिवर्तन करना है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि हमारी संस्कृति में विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, और उस दान के अधिकारी सभी नहीं होते हैं। और विद्या दान का महत्व क्या है, एक श्लोक से आप समझिए। अन्नदानम महादानम विद्यादानम महतरम अनेन क्षणिका तृप्तिर् यावत् जीवम तु विद्या। अन्नदान महादान है, लेकिन विद्या दान तो उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि विद्या दान से जीवन भर तृप्ति होती है। अभी आपको जो कुछ मैं बता रहा हूं, इससे आप सभी का जीवन बदलेगा। यहां पर पढ़ाई का माहौल इतना खराब क्यों हुआ है? क्योंकि हम सभी ने जो हमारे संस्कृति के अच्छे तत्व थे, उनसे हमने दूरी बना ली। एक तो नियमित क्लासेज होनी चाहिए, और दूसरा क्लासेज के बाद भी शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों के समाधान के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। यदि शिक्षक के पास समय नहीं है, तो हमारे सीनियर्स को, आपके सीनियर्स को यह काम करना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी जगत में आपके मन का परिवर्तन शिक्षा करती है, लेकिन आज की शिक्षा जो हो गई है सिर्फ आजीविका से जुड़ गई है। आजीविका से सिर्फ जुड़े होने के कारण जीवन के बहुमूल्य तत्व जो है हमारी संस्कृति से गायब होते जा रहे हैं। रैगिंग उसी का दुष्परिणाम है। आपको रैगिंग के संबंध में कोई प्रश्न है निराली? कोई प्रश्न नहीं, लेकिन एक दो उदाहरण और मैं इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने सीनियर लीलानंद झा जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह आपको उनके उदाहरण से मैंने यह बताने की कोशिश की कि इस प्रकार के प्रेम से भरे हुए सीनियर्स होंगे तो होता क्या है कि आपके वातावरण में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हमारे सीनियर्स सारी मौलिक पुस्तकें खरीदते थे, मौलिक पुस्तकों के अतिरिक्त रेफरेंस बुक भी खरीदते थे। उनका नारा था, दो रोटी कम खाएंगे, किताब नहीं लाएंगे। इसके कारण वे लोग अपने जीवन में, और उनकी पढ़ाई गुरुकुल प्रणाली से हुई। संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके कारण उनके संस्कार पर बहुत गहरा प्रभाव अपने गुरुकुलीय प्रणाली का था। वे सभी सुबह और शाम नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते थे, और बाकी का समय उनका अध्ययन अध्यापन में जाता था। हमारे यहाँ के विद्यार्थी मौलिक पुस्तकें खरीदते ही नहीं हैं। उन्होंने पासबुक को अपने जीवन का आधार बना लिया है, और दूसरी तरफ वे प्रश्न नहीं पूछते हैं। और प्रश्न नहीं पूछने के का कारण क्या है? वे घर पर जाकर पढ़ाई हुई बातों का अध्ययन नहीं करते हैं। कोई भी शिक्षा संस्थान में विकृति आती है, उस विकृति की कुछ पृष्ठभूमियां बनती हैं। जब क्लासेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जब संबंध शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ कमजोर होने लगता है, तब रैगिंग जैसी विकृतियां आती हैं। हमें रैगिंग जैसी विकृति को सीनियर्स के साथ जो सद्भाव की संस्कृति है, उनको याद कर करके दूर करना होगा। मैं इस अवसर पर आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो बनाए गए नियम है सरकार के, या यूजीसी जो मसौदा अधिनियम 2025 ला रही है, सिर्फ उससे एक संकेत मिलता
कि यह रैगिंग कितनी भयावह स्थिति ले चुका है कि हमारे रैगिंग के ऊपर हमारी सरकार को, हमारे नियामक संस्थाओं को नियम बनाना पड़ रहा है। लेकिन इसको दूर करने का, जड़ रूप से हटाने का रास्ता क्या है? स्वाध्याय की संस्कृति को विकसित करना, क्लास की संस्कृति को फिर से शुरू करना, क्लास को, यह मुख्य नारा होना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपनी बात उन सभी अपने सीनियर्सों को बहुत आदर के साथ याद करते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि उनके कारण मेरा जीवन पूरा बदला और खेल की दुनिया से मैं पढ़ाई की दुनिया में गति कर गया। तो जो विद्यार्थी को पूरी तरीके से पढ़ाई कर चुका था, उनको भी गति कराई जा सकती है सीनियर्सों के द्वारा। और आपको यह जानना चाहिए कि सरस्वती के दरबार की एक अचरज है बात, जित खर्चे तित बढ़े, बिन खर्चे घट जा। आपने संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा, अपूर्वा को अपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संजया। हे मां सरस्वती, तुम्हारा यह कौन सा अपूर्व कोश है जो व्यय करने पर बढ़ता है और संचय करने पर खत्म हो जाता है, घट जाता है। तो हम जो कुछ भी पढ़ें उसको स्वयं समझें और समझने के बाद अपने जूनियर्स को समझाने की कोशिश करें। तो इससे एक जूनियर के हृदय में आपके प्रति आदर की भावना उत्पन्न होगी और आपकी विषय पर पकड़ और मजबूत होती जाएगी। आप सभी ने इसको बहुत ध्यान से सुना। आप सभी के प्रति साधु बात देता हूँ और फिर से मैं अपने सीनियर्स को बड़े प्रेम और आदर के साथ याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।